हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हो गया हूं फिर से एक बार एनटीयू यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के, जिसमें मैं आपको फुल डिटेलिंग के साथ, गहन अध्ययन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं, जिसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बन रखी है, जिसमें कि एंशिएंट की भी बन रखी है, मिडेवल की भी बन रखी है और बहुत जल्द ही मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत की भी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कराए रखे हैं, अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले वो देखें। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं या आप पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का महत्व कितना है। क्योंकि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तभी आपको इस बात का ज्ञान हो पाता है कि आखिर एनटीयू यूजीसी नेट किस लेवल के क्वेश्चंस को पूछती है, किस टॉपिक्स को बार बार पूछती है, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल वो पूछ रही है ना, और उसकी गहराई क्या है, वो कितने डेप्थ में पूछ रही है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछ रही है, एंशिएंट में ज़्यादा पूछ रही है, मिडेवल में ज़्यादा पूछ रही है ना, और उसमें भी मिलान वाले ज़्यादा पूछ रही है, किस टॉपिक से पूछ रही है, किस टाइप का पूछ रही है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के बाद ही ये इस बात का आभास हो पाता है कि एनटीयू यूजीसी नेट आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछती है और उसके लिए हमें किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको एनटीए यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको इसके द्वारा जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, वहाँ आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, चाहे वो डायरेक्टली पूछे गए हों या इनडायरेक्टली पूछे गए हों। तो जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिलते हैं, तो आप अपने आप में ही कई भीड़ से आगे पहुंच जाते हैं और अपनी कामयाबी की तरफ आपका एक कदम ऑटोमेटिक ही आगे हो जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही महत्व है, जो कि मैं अपने हर वीडियोस में बोलता हूं। ठीक है, तो मध्यकालीन का भी काफ़ी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उन्हें भी देखें। प्राचीन का भी बन रखा है, जिसमें आज मैं जो सॉल्व कराने वाला हूँ प्राचीन भारत का इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो कि जून 2014 का पेपर है। ठीक है, जून 2014 का, और ये उसका पार्ट 1 है। ठीक है ना, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है ना, इसका पार्ट 2 भी आएगा। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सब पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाए हैं। प्राचीन के भी पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाए हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं प्रत्येक वीडियो में लिख देता हूँ, आप थंबनेल में देख लेंगे वहाँ पर जा करके कि जून वाला पेपर कराया हूँ कि दिसंबर वाला कराया हूँ। अगर दिसंबर वाला कराया है तो उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 है, जून वाला कराया उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 है। केवल 2011 के पेपर को छोड़ के वो मैंने सिंगल ही सॉल्व करा दिया था। 2011 का जून का भी सिंगल है, 2011 का दिसंबर का भी सिंगल है, लेकिन उसके अलावा जो भी मैंने बनाया है सब पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाया है। ठीक है, तो आप इसमें कन्फ्यूज़न में ना पड़ें। ठीक है, और तमाम वीडियोज़ को देखें। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जितनी भी प्रकार के मैं वीडियोज़ होते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूँ, उसका लिंक। उसके अलावा तमाम प्रकार के PDFs नोट्स वो मैं यहीं उपलब्ध कराता हूँ। और ये मेरा यूट्यूब का चैनल लिंक है। यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, पहले आप इस सेशन को देख लें। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हमारा आज का पहला सवाल है, किस गणितज्ञ ने, ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, गणितज्ञ की बात हो रही है, कि किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई के मूल्य की सही गणना की थी। ठीक है ना, किसने की थी, तो ये किया था आर्यभट्ट प्रथम ने। ठीक है ना, किसने किया था, आर्यभट्ट प्रथम ने। इन्होंने ही पाई की गणना की थी। पाई का मूल्य क्या होता है, ठीक है ना, पाई का मूल्य 22/7 होता है, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और इसका मान कितना होता है, 3.1428 है ना, यही इसका मान होता है। जो भी मैथ्स के या जिनका मैथ अच्छा रहा होगा वो इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा आर्यभट्ट ने क्या किया था, आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। ठीक है ना, क्या नाम था, आर्यभट्टियम। ठीक है ना, आर्यभट्टियम, ये पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि, ठीक है ना, क्या बात हो रही है, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण कालीन, ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, नवपाषाण की, मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है ना, ये आ चुका है, रिपीटेड है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो किस नवपाषाणकालीन स्थल में ये ऐसा देखने को मिलता है, तो ये मिलता है हमें कश्मीर में। ठीक है ना, ये कहाँ मिलता है, कश्मीर में। कश्मीर क्षेत्र का जब उत्खनन किया गया तो वहाँ से ही हमें नवपाषाणकालीन के बारे में ये जानकारी मिली कि वहाँ के लोग, जो मानव था, वो ज़मीन में गड्ढा खोदकर
अपना घर बनाकर रहता था। और इसका साक्ष्य मिला कहाँ, तो कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम, यहीं से। और यहीं से कहीं कभी कभी क्वेश्चन को देखिए, मानव में जमीन में गड्ढा खोद कर ना लिख के सीधे लिख सकता गर्त आवास, ठीक है ना, गर्त मतलब गड्ढा और आवास का मतलब घर। तो कहाँ से गर्त आवास का साक्ष्य मिला है, तो बुर्ज होम से ही गर्त आवास का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ और कि नवपाषाण काल की जो अर्थव्यवस्था का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि खाद्य उत्पादन और पालतू पशुओं का प्रमाण भी, ठीक है ना, पालतू पशु का प्रमाण, पालतू पशु का प्रमाण, पालतू पशु का प्रमाण या साक्ष्य भी हमें नवपाषाण काल से मिलता है, ठीक है। इसकी जानकारी हमें कब से होती है कि लोगों ने कृषि का भी आरंभ किया और पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। ये दोनों ही काम हमें नवपाषाण काल के समय से ही मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक तरफ है सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2, जिसमें हमें मिलान करना है, ठीक है। तो आइए हम इन्हें मिलान करें। तो मिलान करने के क्रम में जो पहला है कि जाली प्रकार की उत्खनित पद्धति, ठीक है ना, जाली प्रकार की उत्खनित पद्धति की जो खोज करता है वो है REM व्हीलर। कौन है? REM व्हीलर। उसके बाद है स्तर विन्यास का सिद्धांत, ठीक है। तो स्तर विन्यास का सिद्धांत जो है वह दिया था थॉमसन जेफरसन ने। किसने दिया था? थॉमसन जेफरसन ने। उसके बाद रेडियो कार्बन और तिथिगत पद्धति ये दिया FW लीबी ने, ठीक है। और उसके बाद त्रिआयामी मापन पद्धति का संबंध किससे है? वो है पीट रिवर्स से। किससे है? पीट रिवर्स से, ठीक है। तो इस हिसाब से जो भी अभी मैंने मिलान किया, मिलान के हिसाब से सही कूट तक अगर हम पहुँचे तो वो हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पीय पुरास्थल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हड़प्पा कालीन के समय की, ठीक है ना। हड़प्पीय पुरास्थल से प्राप्त सामग्री की बात हो रही है, जो कि सूची 1 में दिया गया है। और ये उसके संभावित क्षेत्र जो कि सूची 2 में दिए गए हैं कि ये तमाम चीज़ जो कि ABCD के रूप में यहाँ है, ये कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं या कहाँ से हमें प्राप्त होते थे, या सिंधु घाटी के लोग कहाँ से इसे प्राप्त करते थे, ठीक है। तो आइए हम इनका मिलान करें। तो तांबा जो है, तांबा वो हमें प्राप्त होता था राजस्थान से। कहाँ से प्राप्त होता था? राजस्थान से, ठीक है ना। तांबा का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। उसके बाद शंख जो है, शंख ये हमें प्राप्त होता था कच्छ से। कहाँ से प्राप्त होता था? कच्छ से, ठीक है ना। शंख हमें कहाँ से प्राप्त होता था? कच्छ से। लाजवर्थ हमें प्राप्त होता था अफगानिस्तान से। कहाँ से प्राप्त होता था? अफगानिस्तान से। और सोना आता था दक्कन से। कहाँ से आता था? दक्कन से। तो ये जो अभी मैंने मिलान किया, इस मिलान के हिसाब से हम सही कूट तक पहुँचे, तो सही कूट हम आसानी से लगा सकते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में, ठीक है ना। किसके बारे में बात हो रही है? युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है? मतलब हड़प्पा संस्कृति में युद्ध के लिए इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार के तीर मतलब हथियार का या शस्त्रों का उपयोग नहीं किया गया था, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं किया गया था? वो नहीं किया गया था आपको तलवार का उपयोग नहीं किया गया था, ढाल का उपयोग नहीं किया गया था, ठीक है। और किसका उपयोग नहीं किया गया था? और शीर्षत्राण की भी उपयोग नहीं किया गया था, ठीक है ना। इनका नहीं किया गया था। तो उपयोग किसका किया? यहाँ सवाल क्या है कि कौन प्राप्त नहीं हुआ है हमें हड़प्पा सभ्यता से? तो हमें हड़प्पा सभ्यता से तलवार प्राप्त नहीं हुई है, ढाल प्राप्त नहीं हुई है, शीर्षासन प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है ना। यानी कि ये अप्राप्य हैं, ये नहीं मिले हैं अब तक, ठीक है। बाकी तीर धनुष हमें मिला है। तीर धनुष जो है ये हमें प्राप्त, तीर धनुष हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, हुआ है। और ये तीनों क्या है? अप्राप्त है। क्या है? अप्राप्त है, ठीक है। और यहाँ सवाल अप्राप्त के बारे में पूछी जा रही है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पुरोहित जो होते थे वो यज्ञ के संपादन का क्या करते थे? निरीक्षण करते थे, ठीक है ना। ऐसा माना जाता था। कौन निरीक्षण करते थे? ठीक है, तो कौन निरीक्षण करता था इसका? तो इसका जो निरीक्षण करता था वो होता था ब्रह्मा, ठीक है ना। कौन होता था? ब्रह्मा होता था,
तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मा। चूंकि ऋग्वेद काल में जानते हैं आप लोग कि अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलन में थे, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में क्या था, अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलन में थे। तो यज्ञों में राजा और प्रजा दोनों को भाग लेने का अधिकार था, ठीक ना। यज्ञ में राजा और प्रजा दोनों को अधिकार प्राप्त था, दोनों को भाग लेने का अधिकार था, ठीक है, दोनों को अधिकार था। तो ये तो एक बात हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है कि यज्ञों में विभिन्न जितने भी प्रकार के श्रेणी के पुरोहित होते थे, 4 प्रकार के होते थे। ये चारों प्रकार के पुरोहित ही दिए गए हैं हमारे पास, होत्रा, ब्रह्मा, उद्गाता, अधुर्वर्यु, ठीक है ना। ये हमारे पास यही दिए गए। तो होत्रा का जो काम था वो क्या करता था, होत्रा मंत्रों का उच्चारण करता था। क्या करता था, मंत्रों का उच्चारण, ठीक है ना, क्या करता था, मंत्रों का उच्चारण। उद्गाता क्या करता था, ये साम वेद में जो वेद हैं, ठीक है, साम वेद में जो गान है, तो साम वेद का गान करता था, साम वेद का गान उद्गाता करता था, ठीक है। उसके बाद अधुर्वर्य जो होता था, ये यजुर्वेद में जो भी पूजा पाठ है, यजुर्वेद में, ठीक है ना, जो भी पूजा पाठ है, पूजा से संबंधित, पूजा से संबंधित, ठीक है ना, पूजा से संबंधित हाथ के काम करता था, हाथ के काम, ठीक है। और ब्रह्मा का काम क्या होता था, यह यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था, ठीक है ना, यही यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था, ठीक है। और एक मैं बात बता दूं आपको, ये होत्रा जो है इसका संबंध ऋग्वेद से है, ठीक है, ऋग्वेद से है, ठीक। यहाँ मैंने बता दिया उद्गाता का संबंध किससे है, सामवेद से। अधुर्वर्य का संबंध किससे है, यजुर्वेद से है। और ब्रह्मा का संबंध किससे है, अथर्ववेद से है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसे कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें। ये सवाल भी रिपीटेड है, कई बार इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। एक तरफ सूत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके यूज़ दिए गए हैं कि उसका काम क्या है। तो आइए मिलान करें हम लोग, ठीक है। तो स्रोत सूत्र का जो संबंध है वह है बलि संबंधी नियम से, ठीक है ना। यानी कि जितनी प्रकार के हो हवन में बलि दी जाती थी उसके जो भी नियम होते थे वह किस में दिए गए हैं, स्रोत सूत्र में दिए गए हैं, ठीक है ना। वो किस में दिए गए हैं, स्रोत सूत्र में दिए गए हैं। उसके बाद गृह सूत्र, गृह मतलब नाम से ही लग रहा है, इसका संबंध घरेलू से होगा, ठीक है। उसके बाद धर्म सूत्र, ठीक है। तो धर्म सूत्र का संबंध ये भी देखिए नाम से ही पता चल रहा है आपको, धर्म, तो यहाँ भी धर्म है, तो धर्म अथवा धर्म की विधि का उल्लेख इसमें है, ठीक है। यहाँ भी गृह था तो घरेलू, गृह मतलब घर होता है। और सुलभ सूत्र, इसका संबंध क्या होता था कि यज्ञ वेदी को मापना, यानी जो भी यज्ञ की लंबाई चौड़ाई होगी वह हमें देखने को सुलभ सूत्र में मिलती है। सुलभ सूत्र इसको कहते हैं हम लोग, सुलभ, या कहीं कहीं इसको सुलभ भी लिखा रहता है इस तरह से, है ना, सुलभ सूत्र, ठीक है। तो जो हमारा सही कूट होगा वो हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल गया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारी, एक तरफ सूची 1 में अधिकारी दिए गए हैं, ठीक है ना, क्या दिए गए हैं, अधिकारी दिए गए हैं, और दूसरी तरफ उनके विभाग दिए गए हैं। और ये जो अधिकारी विभाग है ये मौर्य कालीन के दिए गए हैं, मौर्य काल के, ठीक है ना, किसके हैं, मौर्य काल के हैं, ठीक है। तो हमें मिलान करना है कि लक्षणाध्यक्ष क्या होता था, सीताध्यक्ष क्या होता था, पौत्वाध्यक्ष क्या होता था, प्रणयाध्यक्ष क्या होते थे, ठीक है। तो आइए हमें इन्हें मिलान करें। तो मिलान करने के लिए सबसे पहले लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष जो होता था ये टकसाल विभाग का अध्यक्ष होता था। किसका होता था, टकसाल विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक है। सीता अध्यक्ष का संबंध जो है ये कृषि विभाग का अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते थे, सीता अध्यक्ष कहते थे, ठीक है। पौत्वाध्यक्ष का संबंध जो है ये माप तौल से है, किससे है, माप तौल से। और प्रणयाध्यक्ष का संबंध किससे है, वाणिज्यिक विभाग के अध्यक्ष से, ठीक है। तो इस हिसाब से हम सही कूट तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग, किसकी बात हो रही है, कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है, ठीक है ना। किस में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है, तो अशोक ने अपने शहबाजगढ़ी, इनका जो अभिलेख है शहबाजगढ़ी शिल्प राजयज्ञ, इसमें ही इन्होंने
अपने कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है। ठीक है, और एक बात कि कलिंग युद्ध के विजय के बाद, ठीक है ना, कलिंग युद्ध के जब ये विजय हो गया अशोक, है ना, अशोक जब जीत गया तो उसके विजय के बाद इसने विजय घोष के स्थान पर, ठीक है ना, क्या किया, विजय घोष के स्थान पर, विजय घोष के स्थान पर इसने क्या किया, इसने अपना धर्म घोष लाया। ठीक है ना, इसने क्या किया, विजय घोष के स्थान पर इसने धर्म घोष की घोषणा की। ठीक है ना, धर्म घोष लाया। ठीक है, धर्म घोष। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और कि जब इसने कलिंग विजय किया तो कलिंग को अपने मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया और इसकी राजधानी क्या कर दी, तोसली कर दी। क्या कर दी, तोसली। तोसली, है ना, क्या हो गई, कलिंग की सॉरी काट रहा हूँ मैं, तोसली क्या हो गई, राजधानी हो गई। किसकी राजधानी हो गई, कलिंग की राजधानी हो गई। ठीक है ना, चलिए तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था वो था पुलवामी चतुर्थ। ठीक है ना, वो कौन था, पुलवामी चतुर्थ था। कहा जाता है कि माना जाता है ऐसा कि पुराणों के अनुसार अगर कहें कि यज्ञश्री के बाद विजयश्री, ठीक है, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त श्री, ठीक है, उसके बाद फिर पुलवामी चतुर्थ, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम शासक, जो कि सातवाहन वंश का था। ठीक ना, सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले जो हैं वो हैं यज्ञश्री। ठीक है ना, कौन है, यज्ञश्री। ठीक है, यज्ञश्री के बाद फिर आपको आते हैं विजयश्री। कौन आते हैं, विजयश्री। ठीक है, और विजयश्री के बाद फिर आपको आते हैं चंद्रगुप्त श्री। ठीक है ना, कौन आते हैं, चंद्रगुप्त श्री। ठीक है, और चंद्रगुप्त श्री के बाद ही इनका नंबर आता है पुलुमावी चतुर्थ। ठीक है ना, और ये क्या थे, पुलवामी चतुर्थ, ये अयोग्य और निर्बल थे। ये क्या थे, निर्बल थे और अयोग्य शासक थे, है ना, अयोग्य शासक थे। ये शासक ठीक नहीं थे, अयोग्य शासक थे। ठीक है ना, और इसी के राज्य में क्या हुआ था कि सातवाहन राज्य जो है 5 छोटे राज्यों में बट गया था इन्हीं के काल में। सातवाहन राज्य क्या हुआ, सातवाहन राज्य 5 छोटे राज्यों में बटा, छोटे राज्यों में बंट गया। ठीक है ना, ठीक है, और उसके बाद एक बात और कि संस्थापक वंश का सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, ये तो अंतिम शासक की बात हुई थी, तो संस्थापक थे सिमुक। ठीक है ना, सिमुक, ये संस्थापक थे। ठीक है, चलिए, और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे आप लोगों से बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना ही चाहिए कि अभी अपनी यूट्यूब की फैमिली छोटी है, बहुत सारे लोग आते हैं, मैं बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना, मैं ये नहीं बोलता कि मैं सबसे अच्छा बनाता हूँ, पर इतना अच्छा बनाता हूँ कि आपका काम चल जाएगा। आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सवाल आएंगे तो छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे क्या होते हैं कि लोग आते हैं और आने के बाद चूँकि साइकोलॉजी है ऐसी लोगों की, है ना, कि ऑडियंस की, स्टूडेंट्स की, कि भले ही उस पर कंटेंट बहुत अच्छा हो या अच्छा हो, लेकिन उस पर सब्सक्राइबर काउंट लोग देखते हैं ना, कि सब्सक्राइबर इनके कम है तो निश्चित रूप से ये उतने अच्छे तो नहीं होंगे, मैं वहाँ चलता हूँ जहाँ सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यदि मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, लेकिन अगर एक आइडियल सब्सक्राइबर, हमारे पास इतने सारे लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो अगर सब्सक्राइबर रहेंगे हमारे पास, कुछ ही सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा नहीं, तो इससे क्या होगा कि लोग आएंगे और ठहरेंगे हमारे चैनल पर, है ना, क्योंकि वो ठहरेंगे तभी तो वो इस चैनल के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, वैसे तो मैं जानता हूँ बूंद बूंद तालाब भरता है, तो ये बूंद बूंद आप ही लोग हैं मेरे लिए, मैं तो बस मेहनत किए जा रहा हूँ। बाकी आपको, अगर आपको सही लगता है तो ही आप सब्सक्राइब करना, अन्यथा कोई ज़िद नहीं है मेरे लिए, तो बस आप अपना पेपर दो और अच्छे से पास कर जाओ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त एक का शासन नहीं रहा। ठीक है ना, चंद्रगुप्त का शासन किस एक पर नहीं रहा, तो वो था वैशाली पर। किस पर, वैशाली पर। वैशाली पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं था। ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम क्या था, ये गुप्त वंश का तीसरा शासक था। ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम क्या था, गुप्त वंश का तीसरा शासक था। ठीक है,
और एक मैं बात बता दूं, कन्फ्यूज़न मत होइएगा, वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो कि मौर्य वंश के शासक हैं, और ये चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं ये गुप्त वंश के शासक हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। ठीक है, इसने क्या किया था कि वैशाली को छोड़कर लगभग, ठीक है ना, वैशाली को छोड़कर प्रयाग, साकेत, मगध, इन तमाम चीज़ों, इन तमाम स्थानों पर, इन तमाम राज्यों पर इसने अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है ना। और चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था कि महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है ना। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त को ही गुप्त संवत का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है ना, गुप्त संवत का संस्थापक। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बौद्ध पुरा स्थलों का सही कालानुक्रम बताइए। ठीक है ना, हमें क्या बताना है? कालक्रम बताना है। तो आइए हम सही कालक्रम बताएं। सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले तो कालक्रम आता है सांची का। ठीक है, तो सांची देखें किस में है, 2 ऑप्शन में है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है अमरावती का। ठीक है, उसके बाद नागार्जुन कोंड का, फिर है नालंदा का। ठीक है ना, ये इनका सही कालक्रम है। ठीक है, पूरा स्थलों का सबसे पहले सांची का निर्माण हुआ, फिर अमरावती का, फिर नागार्जुन कोंड का, और उसके दिन बाद नालंदा का। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? देखिए यहाँ नहीं था का सवाल पूछा जा रहा है, तो कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये नायक नहीं था। नायक क्यों नहीं था? क्योंकि ये विजयनगर साम्राज्य में थे। ठीक है ना, ये पोस्ट कहाँ था? विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में ये पद था। ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य में ये पद था। ठीक है, ये पोस्ट कहाँ था? विजयनगर साम्राज्य में था। और इसका कार्य क्या होता था कि सेना का संचालन करना और नगर की रक्षा करना। ठीक है ना, कार्य क्या था इसका? सेना का संचालन एवं नगर की रक्षा। ठीक है ना, सेना का संचालन एवं नगर की रक्षा। लेकिन इसके अलावा प्रादेशिक को ले लें, राजुक को ले लें, युक्त को ले लें, ये सब मौर्य काल के प्रशासन के ही अंग थे। ये सब मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी थे। ठीक है, राजुक का कार्य क्या होता था? तो राजुक का कार्य भू सर्वेक्षण का कार्य था। इसका कार्य क्या था? भू सर्वेक्षण करता था, है ना, भू सर्वेक्षण का कार्य करता था। उसके बाद राजस्व का भी निर्धारण करता था। ठीक है ना, क्या करता था? राजस्व का भी निर्धारण करता था, राजस्व निर्धारण भी करता था। तो ये सारे इसके काम थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब नहीं है, यानी कि यही इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ये तो इसका पार्ट 1 था, बहुत जल्द इसका पार्ट 2 अपलोड होगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए बिंदास हिस्ट्री के साथ। यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।